लिबिया के साथ एक मुआहिदा कर चुके हैं, F-17 थंडर हमने उनको देने हैं। अजरबैजान के साथ भी हमने कुछ 40 तैयारे देने का वादा किया है। फिर बांग्लादेश भी हमसे F-17 मांग रहा है। अगले 2 साल में 200 तैयारे देंगे कैसे? ये तो डिपेंड करेगा कि कौन से मुल्क की कितनी अर्जेंसी है और कितनी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। जाहिर है उससे प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। यूरो फाइटर टाइफून और F-15 F-17 से इंटीग्रेट हो जाएंगे। हमने जो अभिनंदन की शूटिंग की थी वो वेल इंटीग्रेटेड ऑर्केस्ट्रेटेड मिशन उस वक्त भी था और आज भी था। That is fantastic. Thank you. हमने एक लिंक 17 बनाया जो हमारे पास पाक फिजाइया का अपना है। वो लिंक 17 सारे जहाजों को कनेक्ट करता है। बांग्लादेश हमसे मिशाक और F-17 मांग रहा है, उनको F-17 देने चाहिए या नहीं? एब्सोल्युटली देने चाहिए जी, और बड़े ग्रेसफुली देने चाहिए। रशियन MiG-19 जिसको कहते हैं F-6 हमने तो गिफ्ट किए थे बांग्लादेश को। हमें सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि ट्रेनिंग पाक फिजाइया के पायलट्स और टेक्नीशियन देंगे। बाय द वे हम सऊदी अरब को हम सुपर मिशाक पहले सऊदी अरब को भी दे चुके हैं। और नाइजीरिया को हमने 3 F-17 थंडर अब तक दिए हैं और वो और लेना चाह रहे हैं। इंडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा किया, नाइजीरिया को बहुत इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की कि ये नाकाम जहाज है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री रिलायबल नहीं है, ये महंगा है, इससे तो इंडिया का तेजास भी बड़ा अच्छा मिल सकता है। पाकिस्तान और चीन J-35 पर आपस में बात कर रहे हैं, ये तो आप कंफर्म करते हैं? ये मैं बात कंफर्म कर सकता। इजराइल ने पिछले दिहाई में $15 बिलियन का असला बेचा है, मिलिट्री हार्डवेयर सिर्फ बेचा है इजराइल ने। उसमें से 25% मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तान को ड्रोन डेवलप कर रहा है जो जॉइंट वेंचर के साथ किसी मुल्क में हमें आगे काम आ सके। नेशनल एरोस्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो हमारा है वो खुद ड्रोन बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे आज के मेहमान खालिद चिश्ती साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हम अक्सर एयरफोर्स के हवाले से दिफाई मामलात पर इनसे रहनुमाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब। वालेकुम सलाम जी। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। चिश्ती साहब, खबर आई है कि सऊदी अरब भी F-17 थंडर लेना चाहता है, जो हमने उनके 3 बिलियन है उसमें से 2 बिलियन को वो स्वैप करना चाहता है F-17 थंडर में। आप ऐसा नजर आ रहा है आपको? मैंने भी तकरीबन आप जैसे दोस्तों और मीडिया की नज़र से ही देखा और सुना है कि ये देना चाह रहा है, और अगर ये होता है तो जाहिर है शायद हमारी इकोनॉमी के लिए ओवरऑल भी बड़ा अच्छा होगा और गुड फॉर PF के एक F-17 थंडर जहाज जाहिर है एक सऊदी अरब भी खरीदे, और हम डिफेंस कोलैबोरेशन में तो पहले ही हैं, तो ये रोड मैप एक दोनों मुल्कों के लिए शायद म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। अच्छा, आप देखें ना, इससे पहले हम जो है लिबिया के साथ एक मुआहिदा कर चुके हैं जिसमें F-17 थंडर हमने उनको देने हैं 40 के करीब। फिर एक अजरबैजान के साथ भी हमने कुछ 40 तैयारे देने का वादा किया है। फिर बांग्लादेश भी हमसे F-17 मांग रहा है। तो इससे पहले तो ये हम सालाना बना तो सिर्फ 25 सकते हैं, ये हम अगले 2 साल में 200 तैयारे देंगे कैसे? देखिए मुजम्मिल साहब, मैं एयरफोर्स का ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं जानता, लेकिन होता ये है कि जब एक क्लाइंट या कस्टमर होता है या मुल्क इंटरेस्टेड होता है तो वो डाउन इन्वेस्टमेंट भी करता है, जिसका मतलब ये होता है कि डिपेंड्स ऑन द अर्जेंसी। आप एक टाइमलाइन उसको देते हैं कि हम 2 साल बाद आपकी डिलीवरी शुरू करेंगे या साल बाद शुरू करेंगे, और अगर दूसरा जो मुल्क खरीदार होता है अगर उसकी एक अर्जेंसी है, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, या वो जल्दी इंडक्शन कहते हैं या मॉडर्नाइजेशन अपने फ्लीट की जल्दी करना चाहते हैं, तो ये मैं पॉलिसी नहीं बता रहा, बट दुनिया में ये असूल होता है कि फिर आप कैपेसिटी बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। दैट मीन इंफ्रास्ट्रक्चर में या ऐड करते हैं वैल्यू टू इट, परचेजेस में हेल्प करते हैं, रॉ मटेरियल या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें चाहिए होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो ये देखना ये पड़ेगा कि इन मुल्कों के साथ जब नेचर ऑफ डील क्या है, उनकी अर्जेंसी क्या है, कितनी कीमत पर दिया जा रहा है, और वो कितने पार्टनर बनना चाहते हैं डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी के अंदर, तो ये उस पर डिपेंड करेगा जी। तो आपका ख्याल है हम अगर ये ममालिक हमारी कैपेसिटी बढ़ाने में इन्वेस्ट करें तो हम 25 जहाज सालाना से इसको 50 या 100 जहाज पे लेके जा सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि ये तो डिपेंड करेगा कि कौन से मुल्क की कितनी अर्जेंसी है और कितनी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। जाहिर है जो हमारी कैपेसिटी है, एक नेचुरल लिमिटेशन है, हमें तो उसके अंदर करना, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, कहां तक हम स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी को, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन बाज औकात ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि जब इस तरह की प्रोडक्शन होती है तो हम अपनी नीड के हिसाब से और अपनी इकोनॉमी के हिसाब से चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जहाज ही 25 रिक्वायरमेंट है या 20 है रिक्वायरमेंट है, तो हम 20 उस पर सैंक्शन या कैप करते हैं अपने लिए, सेल्फ इम्पोज्ड, इसलिए कि हमारी रिक्वायरमेंट वही है।
लेकिन जब एक मुल्क इन्वेस्ट करना चाहता है, अर्जेंसी का एलिमेंट है और जाहिर है पार्टनर बनता है डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी के अंदर, तो फिर वो इन्वेस्ट भी करता है और जाहिर है उससे प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, आप हमें पहले इंटरव्यूज में अक्सर इंटीग्रेशन की बात करते रहे कि जब जहाज लेते हैं तो उनकी आपस में इंटीग्रेशन इशू होता है और आपको एक तरह के जहाज लेने पड़ते हैं ताकि वो आपस में इंटीग्रेट हो जाएं। अब मैं देख रहा था सऊदी अरब के पास तो यूरो फाइटर टाइफून है, F-15 है। यूरो फाइटर टाइफून और F-15 JF-17 से इंटीग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि वो तो चाइनीज जहाज यूज कर ही नहीं रहे, तो उनके लिए तो JF-17 फजूल होंगे। देखिए, इंटीग्रेशन तो पाकिस्तान अपने जहाजों की कैसे-कैसे कर रहा है वो भी देख लें ज़रा। हम F-16 अमेरिका का उड़ा रहे हैं, हम J-10C, JF-17 थंडर और इवन मिग्स उड़ाते रहे हैं चाइना के। फ्रांस का मिराज उड़ाते रहे हैं, लेकिन ये सारे इंटीग्रेटेड थे। हमने जो अभिनंदन की शूटिंग की थी वो वेल इंटीग्रेटेड ऑर्केस्ट्रेटेड मिशन उस वक्त भी था और आज भी था। अभी मई 25 में जब हमने कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें J-10C भी फ्रंट पे था, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और बहुत दूसरे जहाज भी थे और F-16 भी थे। और ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड थे, जिसमें चाइनीज वर्जन, फ्रेंच वर्जन और अमेरिकन वर्जन सारी की सारी शामिल थी। वो डिपेंड करेगा जब डिटेल्स अवेलेबल होंगी, अगर पब्लिक कभी की जाएंगी कि इंटीग्रेशन में पाक फिजाइया का कितना रोल होगा। यानी कि जाहिर है हमने एक लिंक 17 बनाया जो हमारे पास पाक फिजाइया का अपना है, मेड इन पाकिस्तान है। वो लिंक 17 सारे जहाजों को कनेक्ट करता है। दैट मीन्स वो पर्पस बिल्ड पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। और जब वो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है तो जाहिर है वो हर जहाज को केटर करता है जो पाक फिजाइया की इन्वेंट्री पर है। कल को कोई अगर सऊदी अरब के पास या लीबिया या कोई और मुल्क चाहता है और अगर वो इंटीग्रेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं तो डेफिनेटली पाक फिजाइया फिर पर्पस बिल्ड करेगी उसकी डेवलपमेंट। मेरा ख्याल ये। नहीं, पर ये भी तो है ना कि अपनी-अपनी टेक्नोलॉजी है, जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, अक्सर दूसरा मुल्क नहीं चाहता कि मेरी टेक्नोलॉजी उस तक पहुँचे या उसकी हम तक पहुँचे। तो ये चाइनीज़ जहाज़ हैं, ये चाहेंगे कि ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट हो जाएँ, या जो जो मुल्क अमेरिकन जहाज़ या ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाइनीज़ भी इस्तेमाल करें और इनकी टेक्नोलॉजी उधर चली जाए, क्योंकि यहाँ ये भी तो बहुत बात है। इसको दूसरी तरफ से भी मुजम्मिल साहब सोचें कि अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे यूरो फाइटर और जो F-15 है अमेरिकन उनकी टेक्नोलॉजी मुझे भी पता होनी चाहिए। नहीं, पर क्या अमेरिकन्स इसको अलाउ करेंगे? और चाइनीज़ इसको डिपेंड। अलाउ करेंगे? क्योंकि बेसिकली JF-17 तो चाइनीज़ प्रोडक्ट है। एक्सपोर्ट राइट्स तो जी चाइना के पास है। जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि ये डिपेंड करेगा कि उन मुल्कों का जो प्रोवाइडर्स हैं जो F-15 यूरो फाइटर के साथ क्या नेचर ऑफ एग्रीमेंट है। बाज दफा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक होती है कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल है कि जाहिर है सऊदी अरब बहुत बड़ा मुल्क है। अगर आप सऊदी अरब को हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो उनका बहुत बड़ा एक पार्टनर है और बहुत बड़ा उनका बायर है, यूं समझ ले, बड़ा इन्फ्लुएंशियल। तो पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में सऊदी अरब ने ऐसी चीज कोई डाली हो, और अगर नहीं डाली तो जाहिर है ओनस ऑफ परमिशन तो सऊदी अरब पर होगी ना कि अगर वो चाहेंगे। ये तो ऑलमोस्ट सारी अजम्पशन पे हम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है कि पॉसिबली फिर जब ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो सऊदी अरब फिर जो पेरेंट मुल्क होते हैं या पेरेंट जो एयरफोर्स होती है या फैक्ट्री होती है इंडस्ट्री, उससे आपको एक्सेस लेकर देंगे तभी इंटीग्रेशन हो सकेगी। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश हमसे मिसाक और JF-17 माँग रहा है। मैं देख रहा था बांग्लादेश के पास इस वक़्त MiG-29 ही है, उनके पास तो कुछ ज़्यादा अच्छे जहाज़ इस वक़्त मौजूद नहीं है। आपको क्या लगता है कि उनको JF-17 देने चाहिए या नहीं? एब्सोल्युटली देने चाहिए जी, और बड़े बड़े ग्रेसफुली देने चाहिए उसकी वजह से। और आज नहीं दिए, मैं आपको हिस्ट्री से वाकया सुना देता हूँ। हमने जो हमारे F-6s होते थे, जो रशियन MiG-19 जिसको कहते हैं F-6, मैं भी उस पर फ्लाइंग करता रहा हूँ। हमने तो गिफ्ट किए थे बांग्लादेश को 80s में। वो जाहिर है कॉम्प्लीमेंट्री थे, हमने ट्रेनिंग भी उनको दी थी, उसके बाद हमने बड़ी सपोर्ट उनको दी थी एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल, उस वक्त तोहफे में दिए थे। तो हमारी एयरफोर्स बांग्लादेश एयरफोर्स से बड़ी पुरानी एसोसिएशन है, लेकिन हसीना वाजिद का जो टेन्योर है वो इतना यादगार हमारे लिए नहीं है। मैं खुद बांग्लादेश का एयरफोर्स में रहते हुए विजिट कर चुका हूँ, मैं खुद इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ इन कैडेट्स का जो उधर से आते थे बांग्लादेशी ऑफिसर्स के फ्लाइंग के लिए भी, और अदरवाइज सीनियर स्टाफ कोर्स वगैरह जब करने आते थे तो मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। तो देखिए हमारा एक बॉन्डेज नेचुरल है, गुडविल है, ब्रदरहुड है। वो अलहदा बात है, एक लंबी एक प्रोग्राम हो सकते हैं कि हम अलहदा क्यों हुए, लेकिन हिंदुस्तान की निस्बत उनका पर्सनल एफिलिएशन पाकिस्तान की तरफ ज्यादा थी उस वक्त भी। लेकिन क्योंकि बाद में गवर्नमेंट ऐसी आ गई जिसकी जाहिर है इंडिया का शायद स्टैंस ये था कि या आप पाकिस्तान के तुम दोस्त हो या हमारे दोस्त हो, और अगर हमारे से दोस्ती नहीं करते हो तो इसका मतलब हमारे से दुश्मनी है तुम्हारी। तो आई थिंक उस तरह का माहौल 15-16 साल जो चलता रहा है, अब बहुत नेचुरल एक अलायंस बनने जा रहा है। हमें JF-17 थंडर बिल्कुल देने चाहिए, और मेरा ख्याल है
इररिस्पेक्टिव मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में ना भी होता तो मैं उनको जरूर मशवरा देता, क्योंकि देखिए सोरवदी साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब इस तरह का जहाज खरीदते हैं उसमें क्राइटेरिया क्या होता है वो मैं आपको अर्ज कर देता हूं, मेरा ख्याल है ज्यादा कन्विंसिंग हो जाएगी बात। जब भी कोई मुल्क खरीदता है, नंबर वन उसकी चीज होती है उस जहाज की कैपेबिलिटी, उस इंडिविजुअल मशीन की क्या कैपेबिलिटी है, इंजन क्या है, थ्रस्ट क्या है, रेट ऑफ टर्न क्या है, वेपन्स क्या है, रेडार कौन सा लगा हुआ है, ये उसकी मशीन की काबिलियत। नंबर टू होती है उसकी कॉस्ट, यानी वो कितना महंगा है। फाइटर जहाज तो अमेरिका का F-35 भी है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी का मसला हो जाएगा बांग्लादेश या किसी और मुल्क के लिए, इवन अमेरिका देना भी चाहे। नंबर थ्री होती है जो सोर्स है वो रिलायबल है, जो प्रोवाइडर है जो मशीन का, जो इस सूरत में पाकिस्तान है, डेफिनेटली रिलायबल है। हम पॉलिटिकल सैंक्शंस का नहीं करेंगे, हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे, हम सैंक्शन या कोई पाबंदियां नहीं लगाएंगे। नंबर चार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जहाज बैटल टेस्टेड या कॉम्बैट प्रूवन है कि नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह वो भी है। और पांचवा जो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि ट्रेनिंग पाक फिजाइया के पायलट्स और टेक्नीशियन देंगे, जो इस वक्त बहुत डिमांड में है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, अभी नाम नहीं मैं बता सकता, जो हमसे सिर्फ ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, अभी वो वेपन नहीं खरीद सकते या नहीं खरीदना चाहते या उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो पाक फिजाइया से चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग दे दें। तो ये पांच जो स्ट्रेंथ्स हैं, आप बताएं इससे अच्छा मार्केट में कौन सा जहाज है जो परफॉर्मेंस इंडिविजुअल मशीन की अच्छी है, नंबर टू उसकी प्राइस कॉम्पिटेटिव है, नंबर थ्री रिलायबल सोर्स है, नंबर चार बैटल टेस्टेड है, और नंबर पांच ट्रेनिंग दे रहेंगे पाक फिजाइया के पर्सनल। तो ये इससे अच्छा पैकेज तो मेरा ख्याल है मिल ही नहीं सकता बांग्लादेश को। पर आपको लगता है कि कल को अगर वहां दोबारा भी कोई ऐसी एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट आ गई और हमारे जहाज उनके पास हुए, तो फिर वो इंडिया के पास चले जाएंगे या वो इंडिया उन तक एक्सेस कर लेगा? वो तो अगर इंडिया चाहे तो वो जिन मुल्कों को हमने दिए, अजरबैजान को, नाइजीरिया को, उनके पास भी जा सकता है। और वो ऐसा कोई बात नहीं होती। हमने जो टेक्नोलॉजी देते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि जिसको कहते हैं ना उर्दू में कि अपने हाथ काट के नहीं देते। हम इनोवेशन अपनी करते रहते हैं, अपनी इंटीग्रेशन करते हैं, टैक्टिक्स हमारे अपने होते हैं, स्ट्रैटेजी, वॉर गेमिंग, सिमुलेशन, सारी हम इंडिविजुअली पाकिस्तान स्पेसिफिक और इंडिया स्पेसिफिक ही करते हैं। उसका सिर्फ जहाज से कोई ताल्लुक नहीं होता कि जहाज का तो आप परफॉर्मेंस दिखा दें, आप बेशक उनको उड़ाने दें, बट इट डज नॉट मीन कि वो सारा काउंटर कोई निकाल लेंगे उसमें से। और वो पार्ट ऑफ द रिस्क एलिमेंट थोड़ा सा बहुत वो बिल्ट इन होता है। जब आपने जहाज एक्सपोर्ट करने होते हैं तो ऑब्वियसली आप उनको टैक्टिक्स भी देंगे, आप उनको ट्रेनिंग भी देंगे, आप टेक्नोलॉजी भी करेंगे ट्रांसफर, उनको मेंटेनेंस भी देंगे। लेकिन आप पॉजिटिव साइड देखें ना, कि पॉजिटिव साइड ये है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा रेवेन्यू है, जनरेशन का सोर्स बन सकता है पाकिस्तान के लिए JF-17 थंडर। और बाय द वे आखिरी बात एक इंपॉर्टेंट इस सवाल के जवाब में ये है सोरबरी साहब, कि ये दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और मिलिट्री इंडस्ट्री के अंदर सबसे महंगा जो एक आर्टिकल है वो फाइटर जहाज है। तो अगर ये तो बहुत ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क एक फाइटर जहाज एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसके बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में और कंप्लीशन में बड़े रोड़े अटकाए गए थे यूरोप और वेस्ट की तरफ से। वो नहीं चाहते थे कि हमारा कोई रडार हमें मिले कोई अच्छा सा, वो नहीं चाहते थे हमें कोई इंजन मिले, वो नहीं चाहते थे इलेक्ट्रॉनिक और एवियोनिक्स मिले और फायर पावर और वेपन्स मिले। तो उसके बावजूद क्रेडिट गोज टू ऑल द लीडरशिप जो पिछले 30-40 सालों में, जब से ये जहाज कंसीव किया गया आज तक, जिन्होंने परसेवरेंस रखी, डिटर्मिनेशन रखी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे दिन हम देख रहे हैं। नहीं, पर बांग्लादेश के पास तो मैं देख रहा था वो खास मिसाइल भी नहीं है जो JF-17 पे वो लगाकर अपने इंडिजिनस चला सकें। तो खाली जहाज तो नहीं है, जहाज के साथ तो फिर आपको चलाने के लिए मिसाइल भी देने पड़ेंगे, उसके साथ जो उसका क्या चलाएंगे वो जहाज से? खाली जहाज तो किसी काम का नहीं। और मैं देख रहा था बांग्लादेश की तो कोई ऐसी मिसाइल इंडस्ट्री नहीं है पाकिस्तान की तरह, उनके पास कोई ऐसे मिसाइल्स नहीं है कि वो JF-17 पे लगा सकें। तो अब हम साथ मिसाइल भी देंगे बांग्लादेश को। सोरवर्दी साहब, उन्होंने कोई अपने नेशनल डे पे सिर्फ फ्लाई पास तो नहीं ना करवाना इस जहाज से, उन्होंने उसको सारे जंग के लिए भी इस्तेमाल करना है, एक डेटरेंस भी क्रिएट रखनी है। और जब ये पार्ट ऑफ द डील होती है तो डेफिनेट उन्होंने डेफिनेटली वो अपने जहाज के साथ हम ट्रेनिंग देंगे, वेपन्स भी देंगे। और बाय द वे एक अच्छी खबर आपके और मेरे लिए ये भी है कि बांग्लादेश के चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बड़ा ट्रस्टेड पार्टनर है, और चाइना का बड़ा कीन इन्फ्लुएंस भी रहा है बांग्लादेश पर। तो ये हमारे लिए तो और ज्यादा अच्छा है कि हम चाइना और पाकिस्तान स्टेक होल्डर बन जाए बांग्लादेश के लिए, बजाय इंडिया की तरफ वो देखें। तो आई एम श्योर हम चाइना को कन्विंस करेंगे। और खासतौर पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जिसमें आईसा रडार लगा हुआ है, उसमें तो PL-15 लगता है। और इंशाल्लाह ताला वो सब कुछ चाइना को लेके देने में भी कामयाब होंगे, और चाइना खुद भी शायद इंटरेस्टेड होगा कि उसका इन्फ्लुएंस इंडिया के दूसरी तरफ भी हो, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ ना हो। तो आप अच्छा, फिर वो मिशाक त्यारे भी हमसे लेना चाह रहे हैं बांग्लादेश वाले। ये किसने इफेक्ट, मिशाक त्यारे उनको क्यों चाहिए?
जी मुजम्मिल साहब, ये हमारा बुनियादी जो सबसे पहला जहाज हम ट्रेनिंग जिस पर देते हैं वो मशाक है। मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, मेरे को 700 घंटे इसी मशाक जहाज पर है, इंस्ट्रक्शनल आवर्स हैं मेरे भी इस पे। ये वन ऑफ द मोस्ट मेरे ख्याल है ट्रस्टेड, ये स्वीडन का ओरिजिनली जहाज था, अब तो स्वीडन नहीं बना रहा, हम पाकिस्तान में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री में ही बना रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट ट्रेनिंग प्रूवन जहाज मेरा ख्याल अगर दुनिया में कोई है वो मशाक है। उसकी वजह से इंतहाई सेफ, इंतहाई रिलायबल, फुल्ली मनूवरेबल। मतलब आमतौर पे ट्रेनिंग सेस्नाज या छोटे जहाजों में जो दी जाती है वो मनूवरेबल नहीं होते, यानी वो कॉम्बैट की तरह लूप, एरोबैटिक्स, रोल्स और इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रगेड है। ये जो जेट की ट्रेनिंग होती है उसके जितने मनूवर जेट कर सकता है, ये पंखे वाला जहाज होने के बाद यानी प्रोपेलर वाला होने के बावजूद ये सारे मनूवर करता है। जिसका मतलब ये है कि आप ट्रेनिंग के टाइम पे लेस कॉस्ट में, लेस रिस्क लिए हुए और वेरी इकोनॉमिकल रेट का जहाज उड़ाकर आप कॉम्बैट की बेसिक सी एक ओरिएंटेशन एक पायलट्स को दे सकते हैं। तो आई थिंक हम तो पिछले ऑलमोस्ट 45 सालों से ये जहाज उड़ा रहे हैं। प्रूवन जहाज है, बहुत सेफ्टी, इसका रिकॉर्ड एक्सीलेंट, मेरा ख्याल है आइडियल है किसी भी ट्रेनिंग के अंदर। और फॉरगिविंग जहाज है बड़ा, मैं खुद इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद फ्लाई किया। तो फॉरगिविंग का मतलब है कि कैडेट या अंडर ट्रेनिंग लो तो एरर कर सकते हैं, गलतियां भी करते हैं, लेकिन ये फॉरगिविंग है, बड़ा एक किस्म का डोसाइल जहाज है जिसमें इस तरह की इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसके अंदर। तो आई थिंक ये भी एक आइडियल जहाज होगा। बांग्लादेशी अगर इसको खरीदते हैं तो उनकी, मेरा ख्याल है, एक हमारा बड़ा 45 साल एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, और आई एम श्योर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। और बाय द वे हम सऊदी अरब को पहले, हम सुपर मिशाक पहले सऊदी अरब को भी दे चुके हैं। और नाइजीरिया को हमने 3 JF-17 थंडर अब तक दिए हैं और वो और लेना चाह रहे हैं, वो काफी सेटिस्फाइड हैं, वो भी और मांग रहे हैं हमसे। जी, ये उस हकीकत के बावजूद है कि इंडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा किया, नाइजीरिया को बहुत इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की कि ये नाकाम जहाज है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री रिलायबल नहीं है, ये महंगा है, इससे तो इंडिया का तेजास भी बड़ा अच्छा मिल सकता है। वो तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही और एक क्रैश हो गया दुबई में, वो तो एक अलग हिस्ट्री है। लेकिन इंडिया ने नाइजीरिया को बड़ा प्रेशर किया था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस वक्त था कहीं पे इन बिटवीन, कहीं मौजूद था ओरिएंटेशन के अंदर। तो बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर था कि ये जहाज ना खरीदे पाकिस्तान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ उन्होंने खरीदा बल्कि वो एक्साइटेड हैं और मोर देन सेटिस्फाइड हैं। उनकी जो तवक्कुआ थी उससे बढ़कर JF-17 थंडर परफॉर्म कर रहा है, बल्कि वो लेटेस्ट वर्जन में भी इंटरेस्टेड है कि जो हमारी ब्लॉक 3 है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। इराक भी JF-17 मांग रहा है हमसे। तो ये तो अल्लाह ताला का करना हुआ कि बहुत सारे मुल्क हैं। अभी तो कुछ चंद हफ्ते बाद कुछ और प्रोग्राम करेंगे तो उस वक्त तक कुछ और मुल्क भी होंगे जो मैं अभी नहीं बता सकता। इराक को क्यों चाहिए JF-17 थंडर? नहीं नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अभी नहीं, तो वैसे बहुत सारे मैं मुल्क। समझना चाहता हूँ, वहां तो अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं, अमेरिकन खुद मौजूद हैं, तो इराक क्यों JF-17 ले रहा है हमसे? लेकिन अमेरिका का, ये आप एग्री करेंगे कि जो शायद परसीव करते थे हम कि उतना कंट्रोल होगा इराक के ऊपर, मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली, वो बन नहीं पाया मेरा ख्याल अभी तक। अमेरिका का वो होल्ड इराक पर नहीं बना जो शायद उन्होंने सदाम हुसैन के जमाने में फोर्स ही किया होगा कि ये बिल्कुल कट एंड पेस्ट होगा, हम एक चीज को, सदाम हुसैन को यहाँ से गायब करेंगे या एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद हमारा कमांड एंड कंट्रोल होगा। एक तो प्रेशर बहुत है, लोगों का भी है, और वो बहुत सारी अलग रीजन है जिस पर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन उस तरह का मिलिट्री इन्फ्लुएंस नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि हर मुल्क एक, बाय द वे, एक एलिमेंट ऑफ एश्योरिटी चाहता है। जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था वो यही था कि रिलायबल सोर्स है आपका। आजकल तमाम वेस्टर्न मुल्क आप सारे उठाकर देख लें, वो इसको लीवर ऑफ इन्फ्लुएंस के तौर पे यूज करते हैं जब आपको हार्डवेयर देते हैं। मिलिट्री अलायंसेस जब हो जाते हैं दूसरी तरफ, या आप उनकी तरफ नहीं करते, तो फिर वो आपको प्रेशराइज करते हैं, आपके स्पेयर पार्ट्स बंद कर देते हैं। हमारे स्पेयर पार्ट्स 1989 में F-16 को रोक लिए गए थे। कई दफा आपके प्रोग्राम में शायद मैं बात भी की हो, $658 मिलियन हमने दिए हुए थे, अमेरिका मुकर गया कि नहीं देने, गंदुम ले लो उसके बदले में, F-16 के बदले में। तो ये हम ही थे, और आज नहीं है। हमारा F-104, F-86, B-57 जो 60s में थे, उन पर सेक्शन 65 की जंग में लगा दी, कतर में फिर लगा दी। 79 में हमें F-16 40 दिए, 89 में जब सोवियत यूनियन चला गया और रशिया टूट गया, रशिया बन गया, तो फिर हमारे पैसे भी रोक लिए। तो दुनिया में हर मुल्क चाहता है कि उस प्रेशर से एस्केप करे, और ये एज अ ब्लैकमेल टूलिंग, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा तो हमारी JF-17 थंडर बनाने की, सोहरवर्दी साहब, वजह ये थी कि हमने बड़ा बुरा वक्त देखा, बड़ा चैलेंजिंग टाइम था एयरफोर्स के लिए, जब हमारा मेन फ्रंट लाइन एयरफोर्स का जहाज उस वक्त था F-16, और उस पर सैंक्शन लगा दी जाए। हमारे सल्यूट है उन लीडर्स को, उन इंजीनियर, टेक्नीशियन, पायलट्स को जिन्होंने उस जमाने में जहाज उड़ाया। तो आई थिंक हर मुल्क रिडंडेंसी चाहता है कि लीवर ऑफ इन्फ्लुएंस या ब्लैकमेल या प्रेशर में ना आए। तो जाहिर है जब भी पाकिस्तान से कोई डील करता है, हम पॉलिटिकल अलायंसेस की वजह से कल को किसी की मेंटेनेंस या सपोर्ट या अपग्रेडेशन तो नहीं रोकेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, अब ये भी आया है खबर के वो मिशाक भी ले रहे हैं, इराक वाले मिशाक भी मांग रहे हैं हमसे। मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मशाक भी आइडियल, जैसे मैंने कहा, ये तो दुनिया का टेस्टेड जहाज है और वन ऑफ द मोस्ट सेफ एयरक्राफ्ट, वेरी इकोनॉमिकल। और जैसे मैंने कहा कि बड़ा फॉरगिविंग जहाज है। इससे ज्यादा ट्रेनिंग जहाज की कोई क्वालिफिकेशन हो ही नहीं सकती कि एक सस्ता हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, ट्रस्टवर्दी हो और फॉरगिविंग हो। दैट मींस बहुत फ्लेक्सिबल। और सबसे ज्यादा आमतौर पे ट्रेनिंग जहाज मैंने काफी देखे हैं दुनिया के, या सुना है जिनके बारे पढ़ा है, वो आमतौर पे फुल्ली कॉम्बैट मनूवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये तो फुल्ली केपेबल है, जो तमाम मनूवर करता है। अच्छा, हम भी तो J-35 चाइना से लेना चाह रहे थे, उनका क्या बना? बन रहा है जी, सब कुछ एंगेजमेंट चल रही है बहुत सारे कह और रहे थे मुल्कों के कि साथ भी। अगले साल की पहली छमाही में आ जाएंगे J-35, हम तो एक्सपेक्ट बस कर रहे थे। दुआओं पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी शायद कुछ मेजरेबल शेयर करना मुश्किल है। नहीं, आपको J-35 आते नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वो एक्चुअली थंबनेल आपका बड़ा खतरनाक हो जाता है जब मैं इस तरह की बात कर देता हूँ। हम्म। तो वो वो अभी अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन एंगेजमेंट तक मैं कंफर्म कर पाता हूँ। कि पाकिस्तान और चीन J-35 पर आपस में बात कर रहे हैं, ये तो आप कंफर्म करते हैं? ये मैं बात कंफर्म कर सकता हूँ। अच्छा, ये J-17 हम जो अब मैं हिसाब लगा रहा था को 150 का ऑर्डर तो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, 150 F-17 का। तो इनके हार्डवेयर, इनके स्पेयर पार्ट्स, इनकी मेंटेनेंस के लिए भी पाकिस्तान को एक बैकअप लाइन तो बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी फिर। एब्सोल्युटली, कोई डाउट नहीं है। जाहिर है, हमने सिर्फ अपने जहाज भी तकरीबन 200 के करीब हैं जो इनको मेंटेन करना है, और अपग्रेडेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ब्लॉक 3 में मोस्टली जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन में तमाम जहाज़ों की, आहिस्ता आहिस्ता मिसाइल्स, वेपन्स और दूसरी चीज़ें। और जब आप इन मुल्कों को देते हैं तो जाहिर है ना सिर्फ आप ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं, बल्कि फॉलो अप मेंटेनेंस भी एक ऑब्लिगेटरी होता है, और इसी से आपकी गुडविल क्रिएट होती है उस मुल्क के अंदर। मैं अब छोटा सा डाटा आपको बता देता हूँ कि इसराइल ने पिछले दिहाई में $15 बिलियन का असला बेचा है, मिलिट्री हार्डवेयर सिर्फ बेचा है इसराइल ने। हम्म। उसमें से 25% मुसलमान मुल्क है। तो वो क्यों मुसलमान मुल्क है? वो चाहता है कि मुसलमान मुल्क खरीदें, क्योंकि लाइन उनकी जो है डिफेंस की उस पर डिपेंडेंट रहे इसराइल के ऊपर। वो उसको एज अ प्रेशर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्शन या पॉलिसी की तरफ प्रेशर करने की पोजीशन में आ जाता है, जब वो आपके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेडेशन उस पर डिपेंडेंट होती है। तो इसराइल भी ये करता है। तो ये हम तो नहीं ये कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी हमारी क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट वर्दीनेस ज्यादा होगी दुनिया में। और जैसे मैंने आपने सवाल किया कि जी हमें मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, डेफिनेटली, बिकॉज उसी से वर्ड ऑफ माउथ से भी दुनिया खरीदती है। जब आप देखती है कि एक मुल्क के साथ आपका बिहेवियर अच्छा है, वो खुश है आपकी डील से, आपने सपोर्ट अच्छा किया, ट्रेनिंग अच्छी की है, तो आपको और ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन एक राय ये भी है कि अगर हम सारे बेच देंगे तो हमारे पास अपने लिए तो जहाज होंगे ही नहीं, और इट विल इफेक्ट एयरफोर्स। हमारा अपना फ्लीट जो है वो 200 तक ही महदूद रह जाएगा। और हम जो बढ़ाना चाह रहे थे, इंडिया के पास हमारी निस्बत बहुत ज्यादा जहाज हैं। अभी भी उनके 85 के मुकाबले में हमने तो 42 ही उड़ाए थे, वो और खरीद भी रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस को कॉम्प्रोमाइज करके ये बेचेगा। ये किसने कहा कि हम अपने बेचने जा रहे हैं? ये तो मैंने पहली दफा सुना है कि नहीं, जब ये तो बनाई बिल्कुल। हम 25-30 सकते हैं, तो जो हम बनाएंगे वो बेच देंगे तो खुद नहीं रखेंगे ना। कॉमन नहीं नहीं सेंस की नहीं, वो बात है। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने पहले सवाल के हमने बड़ा डिटेल डिस्कस किया कि कैसे फिर और देंगे। तो मैंने कहा कैपेसिटी बढ़ाएंगे, लोग बिल्कुल। पार्टिसिपेट करेंगे, लोग आपके साथ पार्टनरशिप में आएंगे कैपेसिटी बढ़ाने में। तो ये तो मैंने किसी स्टेज पे नहीं कहा कि 25 बनेंगे, हम हर साल 25 उठा के बाहर दे दिया करेंगे। मैं तो ये नहीं फोर्स ही कर रहा। मैंने पहले सवाल के जवाब में बड़ी डिटेल में बात कही कि जब मुल्क अर्जेंसी नहीं, डिक्लेयर वो तो करते मैं हैं वो इसलिए आपके कह साथ रहा था पार्टनर कि बनते हैं। हमारे पास अगर अगले 2 साल में 150 या 200 जहाज देने का ऑर्डर आ जाए, सऊदी अरब भी 2 साल में मांग रहा है, लिबिया से भी 2 साल की डील है, बांग्लादेश को भी अर्जेंसी है, और हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं 150 जहाज हमने अगले 2 साल में देना है। हम साल में 25 बनाते हैं, तो आपने कहा कि हम कैपेसिटी बढ़ाकर साल में 100 बना लेंगे, 70 बना लेंगे, हम ये सारे ऑर्डर पूरे कर लेंगे। पर ये सारे तो फिर हमने बाहर दे दिए ना, तो अपने लिए तो फिर कुछ ना बचा। मैं तो अभी भी नहीं कह रहा, मैं तो अभी भी नहीं कह रहा कि हमने कोई 1.5 साल में वादे कर लिए हैं 200 जहाज देने का। ये तो आपका ख्याल है, या आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने 1.5 साल में 200 जहाज देने की डिलीवरी का वादा कर लिया, फिर तो हम अपने उठा के देंगे, हम 1.5 साल के अंदर कहां से बनाएंगे। तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा। मैंने तो पहले कहा कि आपने अपनी कैपेसिटी देखनी होती है, आपने अगले की इंटरेस्ट देखनी होती है, उसका लेवल ऑफ कोलैबोरेशन देखना होता है, फिर आपने ग्रो करना होता है, फिर उसको टाइमलाइन देनी होती है। डिपेंड करेगा कि किस मुल्क की कितनी अर्जेंसी है। वो तो जाहिर है हमारे पास क्योंकि डिटेल नहीं है, मेरा ख्याल है आपके पास भी कॉन्ट्रेक्चुअल डिटेल नहीं होंगी अभी।
तो जब वो नहीं है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है, तो हम इस पे जजमेंट नहीं दे सके। हाइपोथाइज कर सकते हैं, हम फर्ज कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई डील एयरफोर्स करने को जा रही है कि हम अगले 2-3 साल अपने लिए कोई JF-17 थंडर लेंगे ही नहीं और या अपने उठा के बाहर दे देंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा, ये मिसपरसेप्शन हो सकती है, मिसलीडिंग हो सकता है। हाँ, लेकिन जो आप जब जहाज लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो आपको फौरी जरूरत होती है तो आप जहाज मांगते हैं ना। आप ऐसा तो नहीं है कि आपको हमसे JF-17 लेकर कहेगा कि अच्छा 10 साल बाद दे देना, 5 साल बाद दे देना। हमें यकीनन उसको एक टाइमलाइन में डिलीवर तो करना है। लेकिन मुजम्मिल साहब, थोड़ा फ्रिज और टेलीविजन से फाइटर जहाज थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा। वो फ्रिज और टीवी आप जाते हैं और उठा के शाम को आपके घर फ्रिज चल रहा होता है, AC चल रहा होता है, आपका कमरा गर्म हो जाता है। थोड़ा सा फाइटर जहाज थोड़ा सा फर्क होता है। वो थोड़ा सा फर्क वही होता है जो 5-4 साल टाइमलाइन होती है। अ, नहीं, पर जंग की सूरत-ए-हाल भी तो डिपेंड करती है ना। बांग्लादेश वो और तो इंडिया की सूरत-ए-हाल इस वक़्त काफ़ी कशीदा है। उनकी अर्जेंसी हमें नज़र आती है कि वो अर्जेंसी ज़्यादा है क्योंकि उनके पास आखिरी जो मैं देख रहा था F7 है, वो भी आप कह रहे हैं F6 हमने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था तो यहाँ वो में उनके पास कोई जदीद जहाज़ नहीं है। तो हमें अर्जेंसी तो उनकी नज़र आती है। लीबिया की अर्जेंसी ये भी नज़र आती है, वो भी कोई 5 साल इंतज़ार तो नहीं कर सकते। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है सारा हम assumption कर रहे हैं कि बांग्लादेश को भी जल्दी है, लीबिया को भी जल्दी है, इराक को भी जल्दी है। मेरा ख्याल है हम शायद जजमेंट, मेरा ख्याल है मैं नहीं पास करता, आप शायद कर सकें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के अंदर होता है और पहले डिक्लेयर किया जाता है कि हम आपको 3 साल में देंगे, हम आपको 4 साल में देंगे, पहली डिलीवरी 2 साल बाद शुरू करेंगे। ये नहीं होता कि 40 जहाज इकट्ठे हमने रवाना करने हैं। ये भी थोड़ा शायद अगर आपके व्यूअर्स को मैं मिसलीड ना कर दूं, हमें भी F-16 किस्तों में मिले थे, हमें भी J-10C और बाकी जहाज इस तरह नहीं मिलते कि इकट्ठे 40 लैंड कर रहे हैं आपके बेसिस पर आकर जिस दिन आपने चाहा। हम ये टाइमलाइन डिसाइड होती है, जिसका मतलब ये होता है कि आपने किया, हम कहते हैं जी पहली डिलीवरी आपको 2 साल 6 जहाज देंगे 2 साल बाद, फिर उसके बाद 3-6 महीने बाद 6 और देंगे। यानी इस तरह होता है, हर मुल्क के साथ इसी तरह होता है। हमें भी जो जहाज आज तक मिले हैं, फ्रांस से मिले हैं, मिराजेस मिले हैं, F-16 मिले थे 81 82 में, बिल्कुल इसी तरह टाइमलाइन में है। पहली दफा आप अभी भी गूगल करके वीडियो देखें, 6 F-16 लैंड किए थे पाकिस्तान में, ओनली 06। जिसका मतलब क्या, हमने कहना था हमने तो 40 का ऑर्डर किया तो बाकी 34 किधर है? तो वो कहते हैं वो टाइमलाइन से आएंगे। तो सारी दुनिया फाइटर जहाज इसी तरह ही लेती है, बल्क में नहीं होता कि आज 40 ऑर्डर किया तो हम साल बाद 40 के 40 इकट्ठे इराक में या लीबिया में या कहीं और लैंड कर देंगे, ऐसा नहीं होता। वो टाइमलाइन, इंडिया के राफेल 2016 में शुरू, बाय द वे 2019 में उन्होंने कहा था, तो उसके बाद राफेल कितने सालों में आया? कोई 3 साल में उनकी राफेल की डिलीवरी पूरी हुई है, सिर्फ 36 जहाज थे। तो मैं आप बहुत सारी मिसाल दुनिया आपने में दे सकता राफेल हूँ। की बात की, मैं देख रहा था फ्रांस ने आज तक राफेल की पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ाई है। जो कैप है वो उसके मुताबिक ही राफेल बना रहे हैं। बेशक के उनके पास ऑर्डर्स हैं भी तो वो उसकी पैदावारी सलाहियत तो नहीं बढ़ा रहे। एक राय ये भी है कि पैदावारी सलाहियत बढ़ाना कुछ ज्यादा दानिशमंदी नहीं होती, इससे ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है सोफराज साहब बहुत ज्यादा हम assumption पे कर रहे हैं। वो इसलिए कि देखिए हर मुल्क ने अपना देखना होता है कि ऑर्डर कितने हैं उनके पास। बहुत ज्यादा आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के और बाद में आपको वो जहाज जब क्लोज करना पड़ा है तो आपकी डेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है ना। आज आप F-16 फैक्ट्री आप रोजाना 500 बनाने शुरू कर दें, हर साल अमेरिका बनाना शुरू कर दे, तो आया वो सस्टेन करेंगे 500 की प्रोडक्शन हर साल? कल को F-18 हो जाएगा, F-20 हो जाएगा, F-35 हो जाएगा, कोई और चला जाएगा। तो आपने हैप्पी बैलेंस करना होता है मैन्युफैक्चरिंग में। आप ये नहीं कर सकते, हम भी हो सकता है 50-60 ना 100 पे ले जाएं साल के अंदर प्रोडक्शन, लेकिन हमने ये देखना है वो कॉस्ट इफेक्टिव है इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा, ये देखना होता है। और राफेल भी, आई एम श्योर फ्रांस भी यही कर रहा है। और आपने खुद ही थोड़ा सा हमने सेल्फ निगेट कर दिया अपनी बात को कि अगर फ्रांस नहीं बढ़ा रहा, इतना अमीर मुल्क होके और इतनी बड़ी फैक्ट्री होके पिछले 70 सालों से फाइटर जहाज बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट, तो वो नहीं कर रहा, तो हमें भी आई थिंक नीड बेस पर वैक्यूम फिल करना है। जिस मुल्क को भी हम देंगे उसको टाइमलाइन देंगे पहले, फिर किस्तों में जहाज जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे भी F-16 पहले 6 आए थे, फिर 6 और आए थे, फिर को 10-12 आए थे, तो हमारी 3-1 सालों में जाकर डिलीवरी पूरी हुई थी। ये दुनिया भर में यही होता है। ठीक है। और कोई ईरान ने शायद ड्रोन्स बनाए हैं, इनकी अफादियत जो है यूक्रेन जंग में साबित हुई है। पाकिस्तान कोई ड्रोन डेवलप कर रहा है जो जॉइंट वेंचर के साथ किसी मुल्क में हमें आगे काम आ सके? ऑलरेडी कर रहे हैं हम, तुर्की के साथ हमारा बहुत कोलैबोरेशन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में, लॉइटरिंग मिशन में, किलर ड्रोन में। बहुत ज्यादा हमारा कोलैबोरेशन पहले भी रहा है। अब हमारी इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल एरोस्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो हमारा है वो खुद ड्रोन बना रहे हैं। हमने 10 मई को जितनी टनेज हिंदुस्तान पर फेंकी थी, कई दफा आपके प्रोग्राम में कहा था मैंने कि वो 65 की 17 दिनों की जंग से ज्यादा थी, और जितनी टनेज 10 मई को हमने फेंकी थी
50% उसमें से फाइटर जहाजों ने फेंकी थी, जो पायलटेड एयरक्राफ्ट थे, और 50% वो थे जो अनमैन्ड और लॉइटरिंग म्यूनिशन और किलर ड्रोन जिसका मैं अर्ज कर रहा हूँ, उन्होंने फेंकी थी। तो ऑलरेडी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया है, और उनके डिफेंस एनालिस्ट बहुत ज्यादा नाराज हैं अपनी एयरफोर्स और मिलिट्री से कि वो क्यों सोए रह गए और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इतनी ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन की अनमैन्ड और किलर ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन के दिए जिसमें पायलट नहीं थे। तो ये एक हमें देखना पड़ेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया बहुत पीछे है हमारे से, और हम ऑलरेडी कोलैबोरेशन में हैं तुर्की के साथ। बहुत शुक्रिया खालिद चीची साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग थैंक टू यू, यू। थैंक यू वेरी थैंक यू।